नमस्कार बंधुओं, हिंदी साहित्य संकल्प में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भाषा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भाषा परिवर्तन और उसके। मित्रों, भाषा परिवर्तन को लेके हमारे प्राचीन काल से ही विभिन्न भारतीय विद्वानों के द्वारा, जैसे कात्यायन, पतंजलि, कैयट, वामन आदि आचार्यों द्वारा समय समय पर विचार व्यक्त किए गए और उसके साथ साथ यूरोपीय विद्वानों ने भी भाषा परिवर्तन के विभिन्न कारणों पर समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए। यूरोपीय विद्वानों में सर्वप्रथम डेनिश विद्वान J.H. ब्रेट्सडार्फ महोदय ने भाषा परिवर्तन के विभिन्न कारणों का अध्ययन किया और उन्होंने भाषा परिवर्तन के 8 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया। तदुपरांत कुछ अन्य यूरोपीय विद्वान जैसे पॉल एस्पर्सन महोदय और स्टुट बेंट जी ने भी भाषा परिवर्तन के विभिन्न कारणों का अध्ययन किया और अपने विचार के अनुसार भाषा परिवर्तन के अनेक कारणों का उल्लेख किया। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा में होने वाला परिवर्तन ही भाषा का विकास होता है और तो भाषा में होने वाला परिवर्तन ही भाषा का विकास कहलाता है। मित्रों, हम जानते हैं कि भाषा चिर परिवर्तनशील होती है, अर्थात भाषा धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है और भाषा में होने वाला यह परिवर्तन भाषा की विभिन्न इकाइयों में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा की 5 प्रमुख इकाई होती है। पहला ध्वनि, दूसरा शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ। तो भाषा की जो पहली इकाई है ध्वनि, ध्वनि में जो परिवर्तन होता है वो कई कारणों से होता है, जैसे ध्वनियों का लोप होना, ध्वनियों का आगम होना, ध्वनियों का विपर्य, अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण, ह्रस्वीकरण, दीर्घीकरण, अनुनासिकता आदि विभिन्न कारणों से किसी भाषा के ध्वनियों में परिवर्तन होता रहता है। इसी तरीके से भाषा की जो दूसरी इकाई है, जो शब्द के नाम से जानी जाती है, शब्दों में भी विभिन्न कारणों से परिवर्तन होता है। शब्दों में होने वाला परिवर्तन या तो पुराने शब्दों का लोप हो जाता है और नए शब्दों का आगमन हो जाता है। इस तरह से शब्दों में भी क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। भाषा की जो तीसरी इकाई है, जिसको हम पद या रूप के नाम से जानते हैं, पद या रूप में जो परिवर्तन होता है उसके पीछे प्रमुख कारण होता है कि संबंध तत्व का किस तरह से शब्द में प्रयोग हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो संबंध तत्व होता है वो अर्थ तत्व से कभी जुड़ के प्रयुक्त होता है और कभी उससे अलग होकर। इस तरह से जब संबंध तत्व शब्दों से जुड़ के प्रयुक्त होता है तो उसका स्वरूप कुछ और होता है, और जब वो अर्थ तत्व से अलग होकर प्रयोग किया जाता है तो शब्दों का स्वरूप कुछ अलग होता है और परिणाम स्वरूप भाषा में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। इस तरह से मित्रों, भाषा की जो चौथी इकाई है, जिसको हम वाक्य के नाम से जानते हैं, वाक्यों में भी विभिन्न कारणों से परिवर्तन होता है। वाक्यों में शब्द क्रम का अदला बदली और या तो अन्वय, अर्थात पद क्रम और अन्वय, इन 2 कारणों से
वाक्यों में भी परिवर्तन होता रहता है और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वाक्य का स्वरूप बदल जाता है। भाषा की जो अंतिम इकाई है जिसको हम अर्थ के नाम से जानते हैं, अर्थों में भी विभिन्न कारणों से परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन या तो अर्थ संकोच के कारण होता है या अर्थ विस्तार के कारण। जब अर्थ संकोच के कारण परिवर्तन होता है तो जो शब्द होता है उसका अर्थ सीमित हो जाता है और जब अर्थ विस्तार होता है तो शब्द के द्वारा आभास होने वाला अर्थ काफ़ी विस्तृत हो जाता है। इस तरह से मित्रों, भाषा की विभिन्न इकाइयों में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तन के कारणों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। जो पहला वर्ग है उसको हम अभ्यंतर या आंतरिक वर्ग के नाम से जानते हैं और जो दूसरा वर्ग होता है उसे हम बाह्य परिवर्तन के रूप में जानते हैं। इस तरह से मित्रों, अब हम लोग आंतरिक परिवर्तन के जो प्रमुख कारण हैं उन कारणों की चर्चा करेंगे। इन कारणों में से जो पहला कारण है वो भाषा का घिस जाना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु का प्रयोग आवश्यकता से अधिक करते हैं तो धीरे धीरे उस वस्तु में घिसावट आती है और वो वस्तु धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगती है। उसी तरीके से भाषा की भी यही दशा है कि जब हम किसी भाषा का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उस भाषा में भी घिसावट होती है और परिणाम स्वरूप उस भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में घिसावट होती है, अर्थात उसमें कुछ ध्वनियों का ह्रास होने लगता है। परिणाम स्वरूप उस भाषा में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगता है। उदाहरण के तौर पर जैसे संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते थे उन शब्दों के साथ कारकी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता था, अर्थात उन शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह भी जुड़े रहते थे और जब उन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होने लगा तो धीरे धीरे विभक्ति चिन्ह जो थे वो घिस के नष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप शब्द का स्वरूप जो है कुछ दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। इस तरह से भाषा में परिवर्तन होने लगता है। मित्रों, आंतरिक परिवर्तन का जो दूसरा प्रमुख कारण है वो बलाघात के नाम से जाना जाता है। बलाघात से तात्पर्य ये होता है कि हम जानते हैं कि जब कोई शब्द जो होता है वो विभिन्न ध्वनियों से मिलके बना होता है और जब हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस शब्द में प्रयोग होने वाली ध्वनियों में कुछ ध्वनियों पर हम विशेष बल देते हैं और इसी को बलाघात कहते हैं। तो शब्द में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों पर जब हम बल देते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि जिन ध्वनियों पर ज़्यादा बल दिया जाता है या शब्द में जिन ध्वनियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो वो प्रभावी हो जाती है और उसके आसपास की जो ध्वनियाँ होती हैं वो कमज़ोर होके समाप्त हो जाती हैं या तो प्रभावहीन हो जाती हैं और उसका परिणाम ये होता है बाद में उस शब्द से वो धीरे धीरे कट जाती हैं और शब्द का जो है नया रूप बन जाता है और इससे भाषा का परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से मित्रों, आंतरिक परिवर्तन के कारणों में जो तीसरा सर्वप्रमुख कारण है जिसको हम प्रयत्न लाघव या मुख सुख के नाम से जानते हैं। प्रयत्न लाघव का शाब्दिक अर्थ है कि प्रयत्न में कमी करना, अर्थात कम प्रयत्न करना, और मुख सुख का तात्पर्य है कि उच्चारण में अपने मुख को आराम देना। तो मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि वो ज़्यादा आराम तलब होता है, वो परिश्रम से बचना चाहता है और यही प्रयोग भाषा में भी मानव करता है कि वो जो कठिन शब्द होते हैं उन शब्दों के उच्चारण से वो बचना चाहता है, क्योंकि
उन शब्दों के उच्चारण में उसको ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, और इस प्रयत्न से बचने के लिए वो तमाम तरीकों को अपनाता है, और उन्हीं तरीकों को हम लोग प्रयत्न लाघव के नाम से जानते हैं। उन तरीकों में जो पहला तरीका है वो ये है कि ऐसा शब्द जो संयुक्त या संपृक्त ध्वनियों से मिलकर बनता है वो शब्द कठिन माना जाता है, और उस शब्द का उच्चारण भी कठिन होता है, क्योंकि जो संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए आपको काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन मानव की प्रवृत्ति होती है, वो प्रयत्न से बचना चाहता है और उच्चारण के लिए सुविधा खोजने लगता है। तो इस तरह से ऐसे शब्द जिनमें संयुक्त ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं, तो प्रयत्न लाघव के द्वारा उसमें संयुक्त ध्वनियों को धीरे धीरे हम हटाने का प्रयास करते हैं, और उससे संबंधित जो वो संयुक्त ध्वनि जिस शब्द में जुड़ा रहता है, तो प्रयत्न लाघव में हम संयुक्त ध्वनियों में से किसी एक ध्वनि को हटा देते हैं, और उससे जो जुड़ी संयुक्त ध्वनि होती है उसको हम एक पूर्ण ध्वनि बना देते हैं। परिणाम स्वरूप जो नया शब्द बनता है उसका उच्चारण सरल हो जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे एक शब्द है गृध्ध, जिसका अर्थ होता है गीध। अगर हमें गृध्ध शब्द का उच्चारण करना है तो गृध्ध शब्द का उच्चारण काफ़ी कठिन होता है, और उसका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। तो उस प्रयत्न से बचने के लिए हम गृध्ध में दो संयुक्त ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों को हम हटा देते हैं और गृध्ध की जगह पे हम उसको गीध कर देते हैं, और जो नया शब्द गीध बनता है, गीध का उच्चारण काफ़ी सुविधाजनक होता है, और धीरे धीरे वो शब्द हमारे भाषा में प्रयुक्त होने लगता है, और उसका हम अपने बोलचाल में प्रयोग करने लगते हैं। एक दूसरा उदाहरण, एक शब्द है स्थली। स्थली, यदि हम इस शब्द को देखें तो इसमें एक संयुक्त ध्वनि ये सा है जो कि था से जुड़ी हुई है, और अगर हमें इसका उच्चारण करना पड़े तो इसका उच्चारण बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। इसमें सा और था को जो है एक साथ बोलते हैं, और इस तरह से जो है इसका उच्चारण भी कठिन होता है। तो इस कठिन उच्चारण को हम सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस ध्वनि को जो है हटा देते हैं, और हटाने के बाद जो शेष ध्वनि बचती है वो बचती है थाली। और थाली का उच्चारण देखिए काफी सरल है, और हम जानते हैं कि हमारे घरों में थाली का कितना प्रयोग किया जाता है, और हम लोग उसको थाली थाली ही बोलते हैं, और उसका उच्चारण भी काफी सरल है, जबकि उसका शुद्ध उच्चारण है क्या, स्थाली। तो इस तरह से मित्रों प्रयत्न लाघव या मुख सुख के लिए हम ध्वनियों को सरल बनाने का काम करते हैं। परिणाम स्वरूप नया शब्द जो है बन जाता है, और वही धीरे धीरे हमारे भाषा में प्रयोग होने लगता है, और भाषा धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। प्रयत्न लाघव का एक तरीका और है कि ऐसे शब्द जिनमें संयुक्त ध्वनियाँ या संपृक्त ध्वनियाँ मौजूद हैं, तो हम क्या करते हैं, उस शब्द को उच्चारण की दृष्टि से सरल बनाने के लिए हम उस शब्द में कोई एक नई ध्वनि जोड़ देते हैं। तो नई ध्वनि जोड़ने के बाद उस शब्द का उच्चारण काफी सरल लगने लगता है, और परिणाम क्या होता है कि जो नया उच्चरित शब्द है वही हमारे भाषा में धीरे धीरे प्रयोग होने लगता है, और हम उसका आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने लगते हैं, और भाषा हमारी धीरे धीरे बदल जाती है। उदाहरण स्वरूप जैसे एक शब्द है स्नान, स्नान। इस शब्द का देखिए अगर हम उच्चारण करें,
इसका उच्चारण होगा स्नान। इसमें हम सा और ना को लगभग लगभग एक साथ बोलते हैं, और इस तरह से एक साथ बोलने के लिए हमें जो है जीभ को झटके से उभारना पड़ता है, और इसमें इसके उच्चारण में काफी प्रयत्न भी करना पड़ता है। तो हम इस प्रयत्न से बचने के लिए हम इसमें आ जोड़ देते हैं, और हम इस शब्द को बना देते हैं स्नान। और ये जो नया शब्द बनता है स्नान, आप देखेंगे इसका उच्चारण करना काफी आसान होता है, और परिणाम स्वरूप यही स्नान शब्द जो है धीरे धीरे हमारे बोलचाल में आ गया है, और हम उसका ही प्रयोग करते हैं, और जो उसका शुद्ध रूप है उसको हम उच्चारण में प्रयोग नहीं करते। एक और शब्द है इसी तरीके से स्कूल। स्कूल स्कूल शब्द भी उसी तरीके का शब्द है, और इसका भी उच्चारण थोड़ा सा कठिन माना जाता है। तो हम इसको भी सरल बनाने के लिए इसके आगे एक ध्वनि जोड़ देते हैं, और इस तरह से एक नया शब्द बन जाता है। उसको हम लोग उच्चारण में कहते हैं स्कूल। स्कूल, इसको ना उच्चारित करके हम लोग स्कूल बोलते हैं। इस तरह से हमारे उच्चारण में स्कूल शब्द आ जाता है, और धीरे धीरे हमारे बोलचाल में स्कूल शब्द ही उच्चारित होने लगता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भाषा में इसी तरीके से परिवर्तन होने लगता है। मित्रों, प्रयत्न लाघव का एक और तरीका है कि मनुष्य जो है सुविधा खोजने के चक्कर में जो काफी बड़े बड़े शब्द होते हैं, तो उनका उच्चारण करना भी कठिन होता है। परिणाम स्वरूप उन बड़े बड़े शब्दों को मनुष्य जो है छोटा करने का प्रयास करता है। अर्थात जो कोई बड़ा बड़ा शब्द होता है तो उसमें हम पहली ध्वनि को लिख के और उसके आगे लाघव का चिन्ह लगा देते हैं। परिणाम स्वरूप 8 ध्वनियों का शब्द जो है एक ध्वनि का शब्द बन जाता है, और धीरे धीरे वही शॉर्टकट जो शब्द होता है वही आम बोलचाल में प्रयोग होने लगता है। धीरे धीरे भाषा हमारी उसी रूप में परिवर्तित होने लगती है। उदाहरण के स्वरूप में जैसे एक शब्द है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम हिंदी में जिलाधिकारी कहते हैं। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उच्चारण ना करके उसका शॉर्टकट अपनाते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं डीएम। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं डीएम। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहना कितना कठिन है और डीएम कहना कितना आसान है। इस तरह से हम लोग जो है सरलता खोजते हैं, आसानी खोजते हैं, और उसका जो है नया नया उच्चारण का शब्द बनाते हैं। परिणाम स्वरूप वही जो है आसान शब्द हमारे भाषा में आ जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी भाषा परिवर्तित होने लगती है। मित्रों, इस तरह से अभी हम लोगों ने भाषा परिवर्तन के आंतरिक कारणों में जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण था प्रयत्न लाघव, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और यह परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और विद्वानों के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि भाषा परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रयत्न लाघव के द्वारा होता है, और प्रयत्न लाघव से भाषा का परिवर्तन लगभग 90% तक होता है। इस तरह से हम लोग आंतरिक परिवर्तन के कुछ अन्य कारण भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। जैसे भाषा के आंतरिक परिवर्तन में जो चौथा कारण है वो है अनुकरण की। तो भाषा परिवर्तन के आंतरिक कारणों में जो चौथा कारण है वो है अनुकरण की अपूर्णता। हम जानते हैं कि भाषा हम अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। मनुष्य जब समाज में प्रवेश करता है, समाज में विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है, तो विभिन्न लोगों से वो अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता है। लेकिन इस अनुकरण में
क्या होता है कि मनुष्य जिसका अनुकरण करता है उसका सेम टू सेम अनुकरण ना करके बल्कि उसका गलत अनुकरण करता है, और गलत अनुकरण में कुछ चीज़ों को अपनी तरफ से जोड़ देता है, और जिसका वो अनुकरण करता है उसके द्वारा अनुकरित या उच्चरित शब्दों में से कुछ चीज़ों को काट देता है। परिणाम स्वरूप जो हमारे अनुकरण के द्वारा नया शब्द बनता है वो शब्द उस रूप में नहीं बनता जिस रूप में हमें अनुकरण करना चाहिए था, और इस अनुकरण की अपूर्णता के कारण धीरे धीरे भाषा में जो शब्दों का रूप है वो बदलता जाता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे हमारे भाषा में परिवर्तन हो जाते हैं। मित्रों, भाषा के आंतरिक परिवर्तन के कारणों में एक और परिवर्तन उत्तरदायी होता है। उसमें होता है कि भाषा के प्रयोक्ता की मानसिक और शारीरिक स्थिति। जो मनुष्य भाषा को प्रयोग कर रहा है उसकी शारीरिक संरचना कैसी है और उसका मानसिक स्तर कैसे है। अगर उसकी शारीरिक संरचना सही है, उसके अंगों का संगठन अच्छा है, तो भाषा का उच्चारण सही स्थान से होगा। अगर उसके अंगों में डिस्टरबेंस है तो उसके द्वारा सही ध्वनियों का उच्चारण नहीं होगा। परिणाम स्वरूप भाषा में परिवर्तन हो जाएगा, या उसके द्वारा जो उच्चरित शब्द है उस रूप में ना होकर किसी और रूप में हो जाएगा। इसी तरीके से प्रयोक्ता की मानसिक स्थिति भी उत्तरदायी होती है, क्योंकि अगर उसकी मानसिक स्थिति, मानसिक स्तर अच्छा है तो वो जो है विचार विमर्श करेगा, तर्क विवेक का प्रयोग करेगा। परिणाम स्वरूप वो भाषा के नए नए रूपों की तरफ विचार करके उसको प्रयोग करना चाहेगा, और इस तरह से जो है भाषा में जो है परिवर्तन होते रहते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने भाषा परिवर्तन के आंतरिक कारणों पर चर्चा की। अब हम लोग भाषा परिवर्तन के जो बाह्य कारण हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। बाह्य कारणों में जो सबसे पहला कारण है वो भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण जो होता है ये भी भाषा को प्रभावित करता है या भाषा के परिवर्तन में भूमिका अदा करता है। उसके पीछे ये धारणा है कि अगर किसी भाषा क्षेत्र की जो जलवायु है, अगर जलवायु उष्णकटिबंधीय है तो वहाँ के लोगों की जो भाषा बोली होगी उसमें थोड़ा सा उद्विग्नता होगी, और शब्द जो है थोड़ा तीक्ष्ण और कठोर होंगे। और जिस क्षेत्र की जलवायु शीत कटिबंधीय होगी या जहाँ पे ठंडी का मौसम ज़्यादा होगा, वहाँ के लोगों के द्वारा जो प्रयुक्त शब्द होंगे वो सरल होंगे, मीठे होंगे, कोमल होंगे। इस तरह से जलवायु के द्वारा भी भाषा परिवर्तित होती है। दूसरा, यदि किसी स्थान के लोगों का जो पृष्ठभूमि है या वहाँ के निवासियों की जो जमीन है, अगर जमीन समतल है, उपजाऊ है, तो वहाँ पे खाद्यान्न अधिक पैदा होगा, और अगर जमीन समतल है तो आवागमन के साधन अधिक होते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांश दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं और नए नए लोगों से संपर्क होता है, और उस संपर्क के परिणाम स्वरूप लोग जो है दूसरों की भाषा को सीखते हैं और भाषा में ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। यही कारण होता है कि मैदानी क्षेत्रों में भाषा में परिवर्तन की गति काफ़ी तीव्र होती है, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आवागमन के साधन बहुत सीमित होते हैं और लोगों का संपर्क एक दूसरे से बहुत कम होता है। परिणाम स्वरूप वहाँ के भाषा के परिवर्तन की जो गति है वो बहुत धीमी होती है। मित्रों, भाषा परिवर्तन के बाह्य कारणों में जो दूसरा प्रमुख कारण है संस्कृतियों का सम्मिलन। अर्थात जब एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति से मिलते हैं तो अपने साथ वो अपनी संस्कृति के कुछ जो अच्छे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं उनको लाते हैं और उस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जो किसी संस्कृति का जो उच्च मूल्य है, जो अच्छे शब्द हैं, उससे दूसरे संस्कृति के लोग प्रभावित होते हैं
और उस शब्द को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप दूसरी संस्कृत के जो अच्छे अच्छे शब्द होते हैं वो शब्द दूसरी संस्कृत में शामिल हो जाते हैं और फिर उसका जो है भाषा के माध्यम से प्रयोग होने लगता है और भाषा धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। तो मित्रों, संस्कृत का सम्मिलन भी भाषा परिवर्तन के लिए काफी उत्तरदायी होता है। भाषा परिवर्तन के बाह्य कारणों में जो तीसरा प्रमुख कारण है वो जो है सामाजिक व्यवस्था। अर्थात अगर किसी देश की सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संरचना अच्छी है, समाज का संगठन अच्छा है, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो उस हिसाब से व्यवहार करेंगे और परिणाम स्वरूप उनकी भाषा बोली कुछ अलग होगी। जैसे उदाहरण के स्वरूप में अगर किसी देश में शांति का माहौल है, व्यवस्था अच्छी है, तो वहाँ के लोग जो है इसका मतलब नियम कानून से रहते हैं, अर्थात वो तमाम नियम कानून से संबंधित शब्दों का प्रयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप उनके भाषा में उन शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन अगर किसी देश की सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ पे युद्ध या भय का माहौल रहेगा या क्रांति का माहौल रहेगा, तो लोग जो है क्रांति और भय से संबंधित शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, अव्यवस्था भरे शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे और परिणाम स्वरूप उस भाषा में उन शब्दों की अधिकता होगी और धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन होने लगता है। तो मित्रों, सामाजिक व्यवस्था भी भाषा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भाषा के बाह्य परिवर्तन के कारणों में जो चौथा और अंतिम कारण है वो है प्रयोक्ता की उन्नति। अर्थात उस क्षेत्र का जो नागरिक होगा अगर वो उन्नतशील होगा तो विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए प्रयास करेगा, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों के संपर्क में वो आएगा और जब जो है वो विभिन्न क्षेत्रों के संपर्क में आता है तो उस क्षेत्र से संबंधित शब्दों का भी वो प्रयोग करता है। परिणाम स्वरूप उसके भाषा में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग होने लगता है और भाषा धीरे धीरे बदल जाती है। इस तरह से मित्रों, हम लोगों ने भाषा परिवर्तन के विभिन्न कारणों की चर्चा की और आप लोग अब जाके थोड़ा सा इसका अध्ययन भी करिएगा। और अंत में एक बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अपने साथ अपने मित्रों से भी इसको लाइक और सब्सक्राइब करवाइएगा। आपका चैनल बढ़ेगा तो आप बढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मित्रों, इन्हीं बातों के साथ आज हम अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।